चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और बात करते हैं इतिहास के एक सबसे महान ज्ञान केंद्र की, नालंदा के। अब देखिए, नालंदा का नाम सुनते ही जो एक बड़ी सी शानदार इमारत की तस्वीर दिमाग में आती है ना, ज्यादातर लोग उसे ही यूनिवर्सिटी समझते हैं। पर मजे की बात यह है कि वो असल में यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग थी ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये प्राचीन यूनिवर्सिटी आखिर थी कैसी। चलिए आज इसके खंडहरों के बीच से गुजरते हैं और उस असली नालंदा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज जो खंडर हम देखते हैं वो असल में हैं क्या, तभी हम पूरी तस्वीर समझ पाएंगे। तो वो जो मशहूर बिल्डिंग है वो कोई लाइब्रेरी या क्लासरूम नहीं था, जी नहीं। वो एक स्तूप था, एक स्मारक जो महान शिक्षकों की अस्थियों के ऊपर बनाया गया था। और जानते हैं, जैसे जैसे समय बीता अलग अलग राजाओं ने इसमें और निर्माण करवाया और ये और भी विशाल होता चला गया। तो ठीक है, इन बड़ी बड़ी इमारतों की बात तो हो गई, पर नालंदा की असली आत्मा वो तो वहां के छात्रों की जिंदगी में बसती थी। चलिए अब उस दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 35, ये एक हॉस्टल ब्लॉक में रहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या थी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? एक ब्लॉक के ये सभी 35 छात्र एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। जरा सोचिए कैसा माहौल बनता होगा। दिन रात एक ही विषय पर चर्चा, डिबेट। सीखने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? और हर ब्लॉक अपने आप में एक पूरी दुनिया था। देखिए, हर ब्लॉक का अपना एक टीचर, पानी के लिए अपना कुआं और एक अलग किचन भी। कमरों में अंदर से कोई लॉक नहीं था। सोचिए कितना भरोसा रहा होगा। साथ ही एक पर्सनल लाइब्रेरी और ध्यान लगाने के लिए एक खास जगह। मतलब सब कुछ ऐसा बनाया गया था कि ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। जिंदगी बहुत ही सिंपल और फोकस्ड थी। हर छात्र को एक छोटा सा कमरा मिलता था और रात में पढ़ने के लिए रोशनी वो आती थी घी से जलने वाले बस एक दिए से। बस वही एक दिया और ढेरों किताबें। और ये सिस्टम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अगर कोई स्टूडेंट बीमार हो जाता था तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही लेक्चर सुन सकता था। है ना कमाल? मतलब एक तरह से ये उस जमाने का ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग ही तो था। ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने में कोई रुकावट ना आए, इसका कितना ख्याल रखा जाता था। अब इतना सब कुछ सुनकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। हजारों स्टूडेंट्स, इतने सारे टीचर्स, सैकड़ों हॉस्टल ब्लॉक्स, आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती कैसे थी? पैसा कहाँ से आता था? इसका मैनेजमेंट कैसे होता था? देखिए, आज की यूनिवर्सिटीज की तरह नालंदा फीस पर नहीं चलता था। इसका फंडिंग मॉडल एकदम अलग था। वहां के प्रिंसिपल को यह अधिकार था कि वो आसपास के 200 से ज्यादा गांवों से टैक्स इकट्ठा करे और उसी से पूरी यूनिवर्सिटी का खर्च चलता था। खाना पीना, रहना, पढ़ाई, सब कुछ। क्या सिस्टम था! तो फिर सवाल यह है कि अगर ये यूनिवर्सिटी इतनी जबरदस्त थी, इतनी एडवांस्ड और इतनी ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर इसका अंत कैसे हुआ? क्या हुआ जो सब कुछ खत्म हो गया? देखिए, इसका विनाश कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो धार्मिक नफरत, फिर इस यूनिवर्सिटी की शान और शोहरत से जलने वाले लोग भी थे। उस दौर की राजनीति भी बहुत क्रूर थी, जहां जीत का मतलब ही विनाश होता था। और एक कहानी ये भी है कि आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को जब वहां कोई खास तवज्जो नहीं मिली तो वो अपमानित महसूस करने लगा। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। अब लोग सोचते हैं कि ऐसा उसकी विशालता की वजह से हुआ होगा, पर असली वजह ये थी कि वहां की किताबें वो कागज की नहीं बल्कि ताड़ के पत्तों और लकड़ी की बनी पांडुलियां थीं। और ये चीजें बहुत धीरे धीरे सुलग सुलग कर जलती हैं, जिससे ये पक्का हो गया कि ज्ञान का वो खजाना पूरी तरह राख हो जाए। आज भले ही वहां सिर्फ खंडहर बचे हों, पर नालंदा की कहानी हमें ये बताती है कि हमारे पास क्या था और हमने क्या खो दिया। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि नालंदा सिर्फ एक पुराना स्कूल नहीं था। ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइन का एक ऐसा अजूबा था जिसकी प्लानिंग और व्यवस्था के आगे आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी फीकी लगती हैं। आज भी उसकी तारीफ होती है। हम खंडहरों को गिन सकते हैं, इमारतों का हिसाब लगा सकते हैं, पर क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि नालंदा के उन लपटों में कितना ज्ञान, कितने विचार और दुनिया को देखने के कितने अनमोल नजरिए हमेशा के लिए जलकर राख हो गए? ये सोचना भी मुश्किल है कि उस विनाश के बाद इंसानियत को कितनी ही चीजें शायद दोबारा से खोजनी पड़ी होंगी।